डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्लासिकल थ्योरी स्टडी किया था। उससे पहले हमने रमन इफेक्ट क्या होता है। जब हम कोई भी रे है, मोनोक्रोमेटिक रे है, एक ऑर्गेनिक सॉल्यूशन से लिक्विड से पास करवाते हैं, तो वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें वो फोटोन्स को स्कैटर करते हैं, यानी कि फोटोन हम उस पर फॉल करवाते हैं। ये हमारे पास सॉल्यूशन है या लिक्विड है, इसमें ये मॉलिक्यूल्स हैं, और जब हम इसमें फोटोन लाइट रे फॉल करवाते हैं तो ये बंडल ऑफ फोटोन होते हैं और ये स्कैटर होते हैं। तो स्कैटर होंगे, इन मॉलिक्यूल से टकराने के बाद स्कैटर होते हैं, तो या कोलिजन होता है। तो उसके बाद हमारे पास जो रे मिलती हैं वो थ्री हमारे पास लाइंस मिलती हैं। एक रिले लाइन मिलती है, एक हमारे पास स्टॉक लाइन मिलती है, एक एंटी स्टॉक लाइन मिलती है। वो हम स्टडी कर चुके थे। जो हमें थ्री लाइंस मिलती हैं उसको हम बोलते हैं रमन इफेक्ट। सीवी रमन इज द साइंटिस्ट नेम हमारे पास, उसी के नाम पर है रमन इफेक्ट, इंडियन साइंटिस्ट। आज हम क्वांटम थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे। क्वांटम थ्योरी क्या होती है हमारे पास। जैसे हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो ये सॉल्यूशन से हम रे फॉल करवाएंगे, रे इस पे फॉल करवाएंगे, तो इसमें बंडल ऑफ फोटोन होते हैं, और जो फोटोन मॉलिक्यूल्स पे फॉल होंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो फोटोन है वो मॉलिक्यूल्स को क्या देगा, एनर्जी देगा। और एनर्जी देगा तो उसमें वाइब्रेशनल या रोटेशनल एनर्जी आएगी, या हमारे पास ये कह सकते हैं कि वो ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। तो फोटोन की एनर्जी है वो कितनी होती है हमारे पास, एच में होती है। उसको या तो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसमें हमारे पास तीन कंडीशन बनती है, थ्री कंडीशंस आर हियर। तीन कंडीशन क्या क्या बनती हैं, जैसे ये हमारे पास एनर्जी लेवल है, तो एक तो हमारे पास E1 है और दूसरा क्या है E2, और ये हायर एनर्जी। तो पहले मान लेते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल यहाँ पर है। जब हमने इसको फोटोन को एनर्जी दी, फोटोन ने इसको मॉलिक्यूल को एनर्जी दी यहाँ पर, तो मॉलिक्यूल यहाँ पर एनर्जी देगा, यहाँ पर फोटोन है h में एनर्जी दी, तो ये क्या करेगा, मॉलिक्यूल हायर एनर्जी में चला जाएगा। हायर एनर्जी में जाने के बाद ये 10⁻⁻8 सेकंड तक ही स्टे करता है, रुकता है। इसका टाइम पीरियड यही होता है, लाइफ टाइम यही होता है 10⁻⁻8 सेकंड। उसके बाद ये वापस आ जाता है। अगर इसी एनर्जी लेवल स्टेट पे वापस आ जाता है, इसी एनर्जी लेवल पे स्टेट पे वापस आ जाता है, तो इसने जितनी एनर्जी गेन की थी h, उतनी ही एनर्जी इन्होंने क्या कर दी, एमिट कर दी। तो ये हमारे पास जितनी एनर्जी हमने दी थी उतनी ही एनर्जी हमें मिल गई। तो इसको हम ये कह सकते हैं, जो पहला केस है वो क्या बनता है हमारे पास, ये जो कोलिजन है, ये कोलिजन कौन सा कोलिजन होगा हमारे पास, इलास्टिक कोलिजन। क्या होगा हमारे पास, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जितनी एनर्जी इनिशियल एनर्जी होती है, जितनी इनिशियल एनर्जी हमारे पास होती है बिफोर कोलिजन, उसके बाद जो एमिट होगा हमारे पास फोटोन स्कैटर होने के बाद, वो हमारे पास क्या रहेगी, आफ्टर कोलिजन भी एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ हमारे पास उसको हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। तो ये जो हमारे पास एनर्जी इसने गेन की और उतनी ही उन्होंने यहाँ पर हमारे पास एमिट की है h। तो इनिशियली हमारे पास एनर्जी कितनी थी, h थी। आफ्टर कोलिजन भी हमारे पास क्या है, h ही है। तो इसको हम बोलते हैं रिले लाइंस। ये जो हमारे पास लाइन मिलेगा, ये हमारे पास क्या होगी, रिले लाइन होगी। जैसे हम बना सकते हैं ऐसे स्पेक्ट्रम बनेगा हमारे पास, ये जो बनेगा ऐसे हमारे पास ये बीच में आएगा यहाँ पर। अगर हमारे पास हमने एनर्जी दी, ये हमारे पास एनर्जी लेवल तीन मान लेते हैं, E1 E2 E3, और ये हायर एनर्जी मॉलिक्यूल यहाँ पर। अभी यहाँ से एनर्जी ली इन्होंने, यहाँ से ये हायर एनर्जी में चला गया। अब इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है, 10⁻⁻8 सेकंड। तो ये मॉलिक्यूल वापस यहाँ आ जाएगा, यहाँ ना आने के बजाय यहाँ पर आ जाता है। तो इतनी एनर्जी इसमें रह जाती है, इतनी एनर्जी जो प्रोटॉन की h में एनर्जी थी
वो इतनी तो रिलीज कर दी, बट इतनी एनर्जी उसके अंदर रह गई, क्योंकि मॉलिक्यूल है वो अब यहाँ पर है, मॉलिक्यूल है अब यहाँ पर है, यहाँ जाने के लिए उसको एनर्जी चाहिए होती थी, तो एनर्जी कहाँ से मिली, फोटोन से मिली, उन्होंने सिर्फ इतनी एनर्जी ही एमिट की है, तो ये एच म्यू डैश एनर्जी इन्होंने रिलीज की है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन हमारे पास जो एनर्जी है ये लेस है किससे, पहले वाली एनर्जी से। एच म्यू एनर्जी ज्यादा थी, अब इसमें कम है क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट में रह गया है। अब इसमें हमारे पास स्पेक्ट्रम बनेगा ऐसे इस टाइप में, इधर ऐसे बनता जाएगा, तो ये हो गया स्टोक्स लाइन। इसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलेंगे हम, इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, हमारे पास एनर्जी कंजर्व नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन हमारे पास एनर्जी सेम नहीं होगी। तीसरी कंडीशन क्या बनती है हमारे पास, इन इलास्टिक में ही होगी वो भी। तीसरी कंडीशन ये बनती है कि हमारे पास मॉलिक्यूल यहाँ पर है E2 एनर्जी पर, इन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की, फोटोन इस पे फॉल होगा, मॉलिक्यूल क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और हायर स्टेट में चला जाएगा, और हायर से क्या होगा 10⁻⁻8 सेकंड तक स्टे करेगा, उसका लाइफ टाइम 10⁻⁻8 होता है। उसके बाद ये क्या करेगा, वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, बट यहाँ आने के बजाय ये और नीचे ग्राउंड स्टेट वाली एनर्जी में चला जाता है यहाँ पर। तो ये जो एनर्जी ये एक्स्ट्रा मिली, यहाँ पर जो फोटोन मिलेगा उसको एक एडिशनल एनर्जी मिलेगी, और वो हमारे पास मान लेते हैं एच म्यू डबल डैश। तो यहाँ जो एच म्यू डबल डैश एनर्जी है ये ग्रेटर है किससे, एच म्यू से, जो इंसिडेंट फोटोन फॉल हुआ था उससे एनर्जी ज्यादा है। तो इस यहाँ हमारे पास एक एडिशनल एनर्जी होके मिलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कोलिजन कौन सा है, इन इलास्टिक कोलिजन है। तो ये जो लाइन मिलेंगी हमें स्पेक्ट्रम में मिलेंगी, ये कौन सी मिलेंगी, एंटी स्टोक्स लाइन मिलेंगी, और यहाँ ये हमारे पास एक एडिशनल एनर्जी में मिलता है। तो हम इसका थोड़ा डेरिवेशन देख लेते हैं कैसे होता है। ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये फोटोन है हमारे पास। तो तीन कंडीशन हो गई हमारे पास। अगर हमारे पास फोटोन उस पे फॉल हुआ मॉलिक्यूल्स पे, और मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं की है, या हमारे पास उतनी एब्जॉर्ब की उतनी ही एमिट की है, तो वो हमारे पास रिले लाइन मिलेगा हमें। और जो अगर हमारे पास हम फोटोन को फॉल करवाते हैं, अगर उसकी एनर्जी हमारे पास कम होके मिलती है तो वो स्टोक्स लाइन होता है, ऐड होके मिलती है तो एंटी स्टोक्स लाइन होता है। तो ये हमारे पास कोलिजन एक जनरल फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं। ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, यहाँ फोटोन फॉल हुआ एच म्यू एनर्जी से, यहाँ फोटोन एमिट हुआ एच म्यू डैश एनर्जी से, इन्होंने एब्जॉर्ब कर ली एनर्जी। आप देखिए बिफोर कोलिजन हमारे पास जो मॉलिक्यूल की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स कितनी है, मान लेते हैं E1, कितनी है E1। एंड आफ्टर कोलिजन होने के बाद, आफ्टर कोलिजन एनर्जी कितनी है E2। तो इसमें हमारे पास डेरिवेशन लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, इसकी एनर्जी बिफोर कोलिजन E1, और कौन सी एनर्जी मिल रही है, फोटोन की एनर्जी मिल रही है, ये होगी इज इक्वल टू। काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं, जो कोलिजन होता है तो उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तो हम काइनेटिक एनर्जी को रिमूव कर देते हैं, कैंसिल आउट हो जाती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशन की वजह से होती है, और वहां पर क्या होता है टेम्परेचर इंक्रीज होता है। बट हमें आप टेम्परेचर सेम लेके चलेंगे, काइनेटिक एनर्जी को हम 0 लेके चलेंगे। E2 और प्लस में हमारे पास स्कैटरिंग फोटोन। आफ्टर कोलिजन मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी रह गई, हमें नहीं पता कम हुई है ज्यादा हुई है, इक्वल हुई। यहाँ से एच म्यू डैश कितना हो जाएगा, एच म्यू डैश E1 माइनस में E2 प्लस में एच म्यू, यहाँ से म्यू डैश कितना आ जाएगा, E1
E1 माइनस में E2 प्लस एच म्यू डिवाइड बाई एच, ये आ जाएगा हमारे पास। तो म्यू डैश आ गया हमारे पास। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। आफ्टर हमारे पास एक जनरल इक्वेशन हम ये कह सकते हैं प्लस एच म्यू डिवाइड बाई एच, ये आ गया। अब ये जनरल इक्वेशन आ गई। हम केस लेंगे। पहला केस क्या लेंगे? पहला केस लेंगे कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल था उस पे फोटोन फॉल हुआ, फोटोन फॉल होने के बाद स्कैटर हुआ, इसकी फ्रीक्वेंसी म्यू थी और आफ्टर स्कैटरिंग हमारे पास म्यू डैश। बट ये जो कोलिजन हुआ है ये इलास्टिक कोलिजन, वी नो दैट इलास्टिक कोलिजन में, इन इलास्टिक कोलिजन एनर्जी क्या होती है? कंजर्व होती है। तो कोलिजन आफ्टर इलास्टिक कोलिजन के बाद हमारे पास जो एनर्जी है आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो यहाँ E1 माइनस E2 सेम है तो जीरो हो जाएगा। तो म्यू डैश क्या आ जाएगा? एच म्यू डिवाइड बाई एच कैंसिल आउट। तो हमारे पास म्यू डैश क्या आ जाएगा? म्यू के बराबर आ जाएगा। तो ये जो कंडीशन आएगी ये किसमें आएगी? रिले लाइन में। अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन में क्या है? वी नो दैट जब हमारे पास कोलिजन होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा और जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी, दूसरी कंडीशन फ्रीक्वेंसी जो स्कैटरिंग होके मिलेगी ये वाली कोलिजन होने के बाद वो क्या होगी? लेस होगी, म्यू से लेस होगी हमारे पास। तो लेस होगी तो यहाँ से हमें एनर्जी क्या मिलेगी? कम मिलेगी। कम मिलेगी यहाँ से एनर्जी क्या मिलेगी? हमें कम होके मिलेगी, कम होके मिलेगी। तो ये वाली एनर्जी है, एनर्जी कम होके मिलेगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? नेगेटिव में आएगा। तो हमारे पास जो एनर्जी है वो कम होके मिलेगी तो ये हमें कौन सा देगा? स्टोक्स लाइन देगा, स्टोक्स लाइन। थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी? हमारे पास जो यहाँ हम देखें, देखिए ये हमारे पास पॉजिटिव आएगा, इधर माइनस करेंगे इधर, ओके। तो ये क्या है हमारे पास? लेस है। ये क्या है? लेस। तो ये हमें क्या मिलेगा? नेगेटिव में मिलेगा। तो ये स्टोक्स लाइन मिलेगा। जब फ्रीक्वेंसी स्कैटर होने के बाद हमारे पास एक ग्रेटर मिलेगी तो ये क्या मिलेगा हमें? स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक्स लाइन मिल जाएगी हमें। तो इसमें एक और अकॉर्डिंग टू आपकी बुक के अकॉर्डिंगली हम अगर डेरिवेशन देखें तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेशनल रोटेशन, इसमें वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी होती है। तो अगर हम रोटेशनल की बात करें, रोटेशनल एनर्जी की, रोटेशनल एनर्जी इट इज डिनोटेड बाय एफ और जे क्या है? क्वांटम नंबर। जब हम ट्रांजिशन करते हैं एनर्जी लेवल में, जो हमारे पास क्वांटम नंबर होता है ये इक्वल टू होता है बी जे इंटू में जे प्लस 1 के बराबर होता है पर सेंटीमीटर। बी की वैल्यू क्या होती है? हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसको हम रोटेशनल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। h अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, h हमारे पास फ्लाइंग कांस्टेंट है। तो ये बी होती है हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला, आप याद रखेंगे। तो हमारे पास जो ट्रांजिशन होता है डेल जे का, सिलेक्शन रूल की हम बात करें तो 0 या प्लस माइनस 2, तो हम यहाँ पर प्लस माइनस 2 लेके चलेंगे क्योंकि 1 से 1 तो ट्रांजिशन होगा नहीं इसमें, क्योंकि हम वैल्यू 1 2 3 लेके चलेंगे जे की। तो हम यहाँ पर जो सिलेक्शन रूल है वो प्लस माइनस 2 हो सकता है। कैसे होता है वो देख लीजिए एक बार। जैसे जे की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, ये हमारे। अब हम ट्रांजिशन की बात करें तो ट्रांजिशन कैसे हो सकता है? प्लस माइनस 2 कैसे आ सकता है? अगर 0 से 2 जाए प्लस 2 हो गया, 1 से 3 जाए एक सिलेक्शन ये हो गया हमारे पास, 2 से 4 जाए तो ये जो मिलेगा हमें
ये हमें स्टोक्स एंटी स्टोक्स लाइन मिल जाएगा, स्टोक्स लाइन मिल जाएगा। और जब हमारे पास यहाँ पर वापस 2 का डिफरेंस देखो 0 से 1 नहीं जा सकता, क्योंकि सिलेक्शन रूल क्या कहता है, या तो +2 वैल्यू होनी चाहिए या -2 वैल्यू होनी चाहिए। और क्या हो सकता है इसमें -2 के लिए ये हो सकता है, ये हमारे पास ट्रांजिशन हो सकता है, ये ट्रांजिशन हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो +2 या -2 आएगा। तो यहाँ हम स्पेक्ट्रम देखेंगे तो हम इस टाइप में दिखेगा, जो सेंट्रल वाले है ये रिले होगा, और इधर हमारे पास जो शिफ्टिंग हुआ है वो स्टोक्स लाइन और एंटी स्टोक्स लाइन होंगी। जब हम यहाँ पर देखेंगे कि रमन जो शिफ्ट है वो कितना हुआ है, वो हम देखेंगे यहाँ से। तो रमन शिफ्ट कहाँ हुआ है, मान लेते हैं जो शिफ्टिंग है J+2 से कहाँ हुआ है, J हुआ है, या J से J+2 हुआ है। तो हम शिफ्टिंग देखेंगे डेल म्यू, कितना शिफ्ट हुआ है हमारे पास, तो F J+2 माइनस में F J, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, J की जगह क्या पुट कर देंगे, J+2 +1 माइनस F की वैल्यू कितनी है हमारे पास, BJ इंटू में J+, देखो यहाँ पर F J+2 है, यहाँ J था तो J+2 पुट कर दीजिए, यहाँ पर J है सेम रख दिया हमने। सोल्व कर लीजिए इसको, क्या आएगा, B J+2 J+3 माइनस B J इंटू में J+1, क्या आ जाएगा अब हमारे पास, B कॉमन है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे J² +5J माइनस 6 +6 माइनस J² -J, कैंसिल आउट हो गया, डेल में कितना आ जाएगा, B इंटू में ये हो गया हमारे पास 4J+6, 4 कॉमन ले लेंगे 4B J+2/3, ये आएगा हमारे पास, क्योंकि 4 कॉमन लेने के बाद डिवाइड में जाएगा और ये बच जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा शिफ्टिंग। तो हमें मान लेते हैं हमारे पास जो फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास क्या है, μ0 है, तो डेल म्यू क्या हो जाएगा, μ0 प्लस माइनस, ये जनरल फॉर्म आ जाएगी हमारे पास, ये जनरल फॉर्म आ जाएगी, उल्टा लिख दिया यहाँ पर 3/2 आएगा ना, 3/2 आएगा, 3/2, ठीक है। अब देखिए ये जनरल इक्वेशन आ गई। अगर हमारे पास यहाँ हम देखें स्टोक्स लाइन के लिए, तो स्टोक्स लाइन के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, μ0 माइनस में 4B J माइनस में आ जाएगा। और एंटी स्टोक्स की बात करेंगे, ये तो हमारे पास किसके लिए है, स्टोक्स लाइन के लिए। एंटी स्टोक के लिए बात करेंगे +4B J+3/, तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू निकालना चाहें तो J की वैल्यू 1 पुट करेंगे या 0 पुट कर दीजिए, तो हमारे पास क्या आएगा, 6B आएगा सेंटर पर, फिर 4 कम हो जाएगा हमारे पास, जैसे यहाँ पर 1 पुट करेंगे 0 पुट करेंगे तब तो कितना आएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास एक स्पेक्ट्रम बनता जाएगा, ये 6B हो गया, इसमें 4B हो गया, फिर 4B आएगा, सिमिलरली 4B 4B, ये हमारे पास क्वांटम थ्योरी थी फॉर रमन स्पेक्ट्रम। एक टॉपिक और बचता है, फिर हम 3rd यूनिट स्टार्ट करवाएंगे, आपके 2 यूनिट कंप्लीट हो गई। ओके, थैंक यू।